हाय एवरीबॉडी और स्वागत है आपका इस बातचीत में एक खास शख्स रुचिर शर्मा के साथ। और ये फेक बैकग्राउंड लग रहा है लेकिन ये असली है। लगता है ग्रीन स्क्रीन के साथ अक्सर यही इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये बहुत खूबसूरत है। हाँ। अब आप एक बहुत ही गहरे और कमाल के विचारक हैं और हम पिछले साल मिले थे और आपकी किताब पर बात की थी, व्हाट वेंट रॉन्ग विद कैपिटलिज्म। जी। अब एक और साल बीत गया और वाह, दुनिया कितनी बदल गई है। तो आपका क्या ख्याल है कि पिछले 12 महीनों में कैपिटलिज्म के साथ क्या-क्या हुआ है? अच्छा, मुझे लगता है कि ये थोड़ा निराशाजनक है ना? क्योंकि हर जगह लगता है कि सरकार की भूमिका बढ़ती जा रही है। हमारे पास यहाँ यूएस में भी एक नई सरकार है। फिर भी मुझे लगता है कि वो पुरानी सोच कि सरकार को बस ज़रूरी काम करके रास्ते से हट जाना चाहिए, वो सोच अब हर जगह बुनियादी तौर पर हिल गई है। अब ज़ाहिर है कि वर्तमान सरकार डीरेगुलेशन पर बहुत काम कर रही है, जो मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी ये सोच बनी हुई है कि आपको वहाँ होना चाहिए जब कोई मुश्किल में पड़े तो मदद के लिए। और फेडरल रिजर्व भी जैसे ही कोई समस्या दिखती है, ब्याज दरें घटाना चाहता है। मेरे ख्याल से ये असमानता है, जिसे मैंने अपनी किताब में बहुत बार अफसोस के साथ लिखा है कि जब फायदा होता है तो आप पूंजीवाद से लाभ उठा सकते हैं। दूसरी तरफ जोखिम सामाजिक होते हैं। मुझे लगता है कि वो विषमता अब भी सिस्टम में है और यही बात मुझे चिंतित करती रहती है। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि पिछले 12 महीनों की घटनाओं के बारे में हमें और क्या बातें बतानी चाहिए? देखिए, सब लोग ट्रंप के पीछे पड़े रहते थे, लेकिन हाँ। मुझे लगता है पिछले 12 महीनों में अ, एक चीज़ है जो ट्रंप से भी बड़ी हो गई है, वो है एआई, हुँ, हुँ। जो अब ग्लोबल इकोनॉमी का सिंगुलर फोकस बन गया है और खासकर यूएस इकोनॉमी का। यूएस इकोनॉमी हुँ, हुँ। अब एआई पर एक बड़ा दांव बन गई है, क्योंकि एआई के बाहर यूएस इकोनॉमी में बहुत कमजोरी है। लेकिन एआई लगातार हर चीज को आगे बढ़ा रहा है। इसलिए अमेरिका ने एआई पर जो इतना बड़ा दांव लगाया है, उसका सफल होना जरूरी है, नहीं तो आगे देश के लिए दिक्कतें हो सकती हैं। फिलहाल तो सब कुछ एआई के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, यही सबसे बड़ा फैक्टर बनकर उभरा है। जब आप इस समाज और स्टॉक मार्केट में एआई के महत्व को देखते हैं, तो आप किन चीज़ों पर ध्यान देते हैं? यहाँ कुछ बातें हैं, है ना? मुझे लगता है कि उनमें से एक ये है कि एआई का आर्थिक विकास पर पहले से ही कितना बड़ा असर पड़ रहा है। तो अभी के तरीकों से पता चलता है कि इस साल लगभग 40% इकोनॉमिक ग्रोथ अमेरिका में एआई पर कैपेक्स खर्च से हुई है। तो हुँ, ये हुँ। एक तरीका है। दूसरा असर मुझे लगता है वो भी कुछ ऐसा है जो जरूरी है, लेकिन उसे कम आंका गया है। वो है वेल्थ इफेक्ट, यानी स्टॉक मार्केट अच्छा कर रहा है, फाइनेंशियल एसेट्स अच्छा कर रहे हैं। ये साफ तौर पर इस देश में टॉप 10% लोगों के खर्च को बढ़ा रहा है और टॉप 10% लोग ही इस देश में पूरे कंज्यूमर खर्च को चला रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट इस साल स्टॉक मार्केट में लगभग 80% बढ़त एआई प्ले से हुई है। और बदले में मुझे लगता है कि ये सच में अमीर लोगों के खर्च को बढ़ा रहा है। तो कुछ तरीकों से आप कह सकते हैं कि आज अमेरिका में लगभग 60% इकोनॉमिक ग्रोथ एआई से हो रही है। अब इसमें दिक्कत ये है कि बबल के क्लासिक संकेत भी हैं। फाइनेंशियल हिस्टोरियन के तौर पर हम स्टडी कर रहे हैं। लेकिन 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 अभी बबल की बात नहीं करते। तो यूएस में जी। 60% ग्रोथ एआई से आ रही है, लेकिन हमें क्या लगता है कि इन कंपनियों के शेयर प्राइस में इसका असर दिखेगा, है ना? हाँ। अब एआई के इम्प्लीमेंटेशन से आपको असल में क्या आर्थिक लाभ दिख रहा है? खैर, अभी नहीं, क्योंकि एआई को अपनाना अभी भी अपने शुरुआती स्टेज में है। इसीलिए हमने पिछले 2 या 3 हुँ। सालों में अमेरिकी इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी में कुछ बढ़ोतरी देखी है। आपको क्या लगता है, इससे कितना आ रहा है? एआई से एआई अभी से? तक मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दी है, तो अभी तो बहुत कम है। कब तक लगता है कि हम इसे खैर, देखेंगे? ऐसा अगले 2-3 सालों में हो जाना चाहिए, है ना? क्योंकि अगर आप इंटरनेट रिवॉल्यूशन को देखें, जो 1990 के दशक के आखिर में हुआ था, तो प्रोडक्टिविटी में बड़ा उछाल उसी समय आया था और फिर 2000 की मंदी के बाद भी शुरुआती 2000 के दशक तक चलता रहा। यानी इन फायदों को दिखने में समय लगता है। अब निकोलाई, हमें तो अभी तक ये भी नहीं पता कि एआई आखिर में करने क्या वाला है। तो अभी तक उम्मीद बहुत बड़ी है। हम सभी ने किसी न किसी रूप में एआई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, लेकिन हमें पक्का नहीं पता कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या नहीं। और इस एआई को अपनाने में पहले हुए बड़े टेक रेवोल्यूशन की तुलना में एक बहुत ज़रूरी फ़र्क है। अगर सच कहूँ तो ये सबसे ज़्यादा नफ़रत किए जाने वाला टेक रेवोल्यूशन है
और इसका क्या मतलब है कि अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो जो दूसरे बड़े रेवोल्यूशन हुए हैं, यहां तक कि जो बबल बने हैं, अगर मशहूर पैरेलल की भी बात करें जो 1990 के दशक के आखिर में था, सभी सर्वे बताते हैं कि मिड 90s और लेट 90s में लोग इस बात को लेकर बहुत आशावादी थे कि इंटरनेट उनके लिए क्या कर सकता है। इसे लेकर बहुत ज्यादा उम्मीद थी। आज सर्वे दिखा रहे हैं कि ज्यादातर लोग एआई के बारे में काफी नेगेटिव हैं और इसके दो कारण हैं। पहला, सभी टेक्नो ऑप्टिमिस्ट उनसे कह रहे हैं कि हम आपकी नौकरी ले लेंगे क्योंकि एआई का बड़ा फायदा ये होगा कि लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी। और दूसरा ये डर है कि हम इस एआई के साथ क्या करेंगे, हम इन एआई टूल्स को यूज कैसे करें। हर कोई कह रहा है कि एआई आ गया है और अगर आपने एआई यूज नहीं किया तो नौकरी जा सकती है और लोग इससे डरते हैं। तो असल में मैंने जो कुछ सर्वे देखे हैं उनसे पता चलता है कि सिर्फ 35% लोग ही एआई को लेकर अच्छा महसूस कर रहे हैं। असल में ज्यादातर लोग चाहते हैं कि इसे किसी तरह से रेगुलेट किया जाए क्योंकि उन्हें एआई के असर से डर लगता है। तो अगर आप पिछले मेनिया बबल्स या अगर आप पिछले बड़े रेवोल्यूशन को देखें तो लोग आमतौर पर इस बात को लेकर बहुत पॉजिटिव होते हैं कि इससे क्या होने वाला है ना? बिजली, गाड़ियां या फिर जापान जैसे जगहों में जहां आप जैसे लेट 80s में बहुत आत्मविश्वास था। चीन एक दशक पहले जैसे और चीजें। लेकिन एआई के साथ बड़ा फर्क मुझे लगता है कि लोग जैसे सच में डरते हैं कि वाह। ये मेरे लिए क्या करेगा। हाँ, खैर हो सकता है कि बहुत से लोग डरे हुए हों। मुझे ये हाँ, बहुत पसंद है। हाँ, और हम इसे अपनी कंपनी में पता है बहुत अच्छे से अपना रहे हैं। हाँ, लेकिन क्या इससे नौकरियां भी जा रही हैं? शायद आपके लिए यह बड़ी बात है। हम ये ध्यान रखते हैं कि इससे कोई नौकरी ना जाए, लेकिन इससे हमारे काम की मात्रा और हमारे काम की मुश्किल और हमारे काम की क्वालिटी बहुत बढ़ जाती है। और क्या हम ये सब उतने ही लोगों के साथ कर सकते हैं? लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। तो क्या ये बबल है? लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप देखें 4 तरह के ओस को मैं ऐसे कहता हूं जो आपको गाइड करते हैं कि हमारे पास बबल है या नहीं। जैसे मेरे लिए ये 4 ओस क्या हैं? एक ओ है ओवर इन्वेस्टमेंट। अगर आप आज एआई में हो रहे इन्वेस्टमेंट को देखें तो जीडीपी के हिसाब से जो टेक इन्वेस्टमेंट चल रहा है वो लगभग उसी लेवल पर है जैसा हमें पुराने बबल में दिखा था, खासकर 2000 में। आज भी टेक इन्वेस्टमेंट करीब 5% के आसपास है, जो लगभग वैसा ही है जैसा उस वक्त था। कुछ मायनों में हम ओवर इन्वेस्टमेंट भी देख रहे हैं। एक बबल का आमतौर पर दूसरा संकेत होता है ओवर वैल्यूएशन। अब किसी भी तरह से देखें तो यूएस स्टॉक मार्केट और खासकर एआई वाले स्टॉक्स ओवर वैल्यूड ही हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वैल्यूएशन अभी 2000 जितना महंगा नहीं है। हाँ, कुछ मीट्रिक्स पर यह सही है, जैसे पी रेशियो। लेकिन अगर आप प्राइस टू फ्री कैश फ्लो या लंबी अवधि की अर्निंग्स देखें तो उन हिसाबों से हम उसी लेवल के करीब पहुंच रहे हैं। तो ये बात भी सही बैठती है। तीसरी वजह यह होती है कि लोग किसी चीज में जरूरत से ज्यादा निवेश कर लेते हैं, मतलब सब एक ही तरह की ट्रेड्स और आइडियाज में। और एक तरह से इसे अमेरिका में देखने का सिंपल तरीका यह है कि आजकल लगभग अगर आप यहाँ के फाइनेंशियल वेल्थ को देखें तो अमेरिकन के पास आज लगभग 52% फाइनेंशियल वेल्थ इक्विटीज में है। ये 2000 के लेवल से भी ज्यादा है और लोग पागलों की तरह ट्रेड कर रहे हैं। चौथा, अक्सर ओवर लेवरेज से जुड़ा होता है, जहां पूरे सिस्टम में लेवरेज हद से ज्यादा बढ़ जाता है। इस मामले में एविडेंस थोड़ा मिक्स्ड है क्योंकि जो कंपनियां एआई को बिल्ड कर रही हैं उनके पास अब तक काफी कैश मौजूद था। आप जानते हैं ये कंपनीज बहुत हाई फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही थीं, लेकिन ये चीज अब बहुत तेजी से बदल रही है। पिछले कुछ महीनों में अगर देखें तो सबसे बड़े डेट इश्यूअर्स मेटा और अमेजॉन जैसी कंपनीज ही रही हैं। तो वे बहुत तेजी से कर्ज देना शुरू कर रहे हैं क्योंकि एआई की हथियारों वाली रेस सच में तेज हो गई है। हर कोई आगे रहना चाहता है और सोच रहा है कि बड़ा रिस्क ये है कि अगर हम एआई में आगे नहीं निकल पाए तो क्या होगा। मुझे लगता है कि तो चेक तो पॉइंट से ये बताइए, आपकी नज़र में अभी ये कंपनीज़ कैसे सोच रही हैं? मतलब पीछे छूट जाने के डर को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है? हाँ, मुझे लगता है कि जो हो रहा है ये पिछले साल सुंदर पिचाई का बयान था, जहाँ उन्होंने कहा था कि हमारे लिए बड़ा रिस्क ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करें, बल्कि ये है कि हम कम इन्वेस्ट करें। तो मुझे लगता है कि अभी एआई में कम इन्वेस्ट करने को लेकर यही सोच बन गई है। और एक बड़ा फ़र्क जो मैंने देखा और काफ़ी दिलचस्प है, वो ये है कि 1990 के दशक में टेक इन्वेस्टमेंट साइकिल धीरे-धीरे बढ़ी थी। ये 90 के दशक की शुरुआत से बीच तक बनना शुरू हुई और फिर बढ़ती गई।
इस बार जो दिख रहा है वो इन्वेस्टमेंट साइकिल में सबसे तेज बिल्डअप है। 2 साल पहले जीडीपी ग्रोथ में एआई और टेक कैपेक्स का लगभग कोई योगदान नहीं था और अब लगभग 40% योगदान दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बिल्डअप है और बेहद तेजी से हो रहा है। बेशक कुछ लोग इसका दूसरा पहलू बताते हैं कि पहले के मुकाबले इस बार एआई अपनाना भी बहुत तेज हुआ है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की बढ़ोतरी और कितना पैसा कर्ज से फाइनेंस हो रहा है, ये सब भी बहुत तेजी से बदल रहा है। लेकिन क्या इससे वाकई फर्क पड़ता है? मेरा मतलब, अब बहुत लोग गुड बबल और बैड बबल के बीच फर्क करते हैं। कहते हैं कि ये एक गुड बबल है क्योंकि ये कैपिटल को उन चीजों में रीएलोकेट करता है जो समाज की प्रोडक्टिविटी को आगे बढ़ाने वाली है। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये सही है कि ज़्यादातर टेक्नोलॉजी बबल अच्छे बबल होते हैं, क्योंकि बाद में जो बचता है, वो कुछ ऐसा होता है जिससे हर कोई फ़ायदा उठा सकता है और बुरे बबल रियल एस्टेट बबल जैसी चीज़ें होती हैं। तो ये अच्छा है या बुरा? खैर इस मामले में ये हाँ, एक सही है। अच्छा बबल है, यानी इसमें जैसा आपने कहा प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी में काफ़ी सुधार का वादा है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से ये एक अच्छा बबल है। मैं बस उस बात पर वापस जाना चाहता हूं जो आपने शुरू में कही थी, वो ये कि सरकारें बन रही हैं, पता है, ब्यूरोक्रेसी और स्टेट वगैरह, क्या ये सच है? मेरा मतलब है, क्या हम देख रहे हैं? और अगर हम इसे देखें, अगर आप अमेरिका से, यूएस से शुरू करें, तो क्या यूएस में आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी बन रही है? खैर, मुझे लगता है कि डीरेगुलेशन और दूसरी चीज़ों के मामले में कुछ स्लो डाउन है। लेकिन अब जो बदला है, वह ये है कि अमेरिकी सरकार का कंपनियों में सीधे स्टेक लेने का ये पूरा आइडिया बदल गया है। ये मानो इकोनॉमी में स्टेट की इन्वॉल्वमेंट का एक और आगे बढ़ा हुआ रूप है। मेरा मतलब, मेरी बात ये रही है कि इकोनॉमी में स्टेट की बढ़ती दखलंदाजी ने प्रोडक्टिविटी ग्रोथ को कमज़ोर किया है, डायनामिज़्म को अंडरमाइन किया है और इनइक्वालिटी भी बढ़ाई है, क्योंकि इससे हमेशा वही एंट्रेंच्ड ग्रुप्स और एस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा मिलता है। और मुझे नहीं लगता कि ये पूरा प्रोसेस किसी बड़े स्तर पर अब उल्टा होने के कोई संकेत दिखा रहा है। तो हाँ, कुछ अच्छे संकेत हैं, जैसे डीरेगुलेशन और ऐसी चीज़ें जो हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुझे लगता है कि ये आइडिया कि अमेरिकी सरकार के साथ सभी टेक दिग्गज और हर कोई रहना चाहता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कब क्या हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा है, जहाँ आप साफ तौर पर सरकार की बढ़ी हुई भूमिका देख सकते हैं। मैं असल में इंडिया से हूँ और पता है, एक बात जो मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती थी, वो थी इंडिया और अमेरिका के बीच का फ़र्क। एक बात ये थी कि इंडिया में जैसे कोई भी बिज़नेस करने वाला कम से कम किसी भी मायने में सरकार के बारे में कुछ नेगेटिव नहीं कहेगा, क्योंकि उन्हें डर है कि भले ही यह डेमोक्रेसी है, लेकिन अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ कहेंगे, तो सरकार आपके खिलाफ अपनी रेगुलेटरी ताकत का इस्तेमाल कर सकती है। हाँ, मैंने ये इंडिया में देखा। मैं लगभग 40 बिज़नेस लीडर्स से मिला। किसी ने भी सरकार के बारे में एक भी नेगेटिव बात नहीं कही। खासकर पब्लिक में, कोई रास्ता हाँ, नहीं है अकेले में और भी अकेले में भी हाँ, अकेले में तो भी। मुझे लगता है कि ऐसा है। अब अमेरिका में हमें हमेशा गर्व होता है कि आप जो चाहें कह सकते हैं, लोग खुलेआम डेमोक्रेट या रिपब्लिकन होंगे। आज अगर आप ध्यान दें और आप इनमें से कुछ मीटिंग्स देखें जो अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ होती हैं, जहां लोग टेबल के चारों ओर बैठे होते हैं, वे सब वन अप मैन शो बन गए हैं, जहां हर कोई अब दूसरे व्यक्ति को बता रहा है कि वे ट्रंप से कितना प्यार करते हैं और सरकार से कितना प्यार करते हैं। ये अमेरिका में हुआ एक बड़ा बदलाव है और ये लगभग वैसा ही है जैसा मैं इंडिया में देखता था। आप इसे कैसे समझते हैं? इसका क्या मतलब है? खैर, मतलब ये है, सरकार का डर हुँ, ऐसा है कि अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बहुत नेगेटिव कहते हैं, तो वे आपके पीछे पड़ सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। हुँ। मुझे लगता है कि इससे आपको इसके बारे में पता चलता है ना? कि यहाँ ये बदलाव कैसे हुआ है। सरकार का गहरा दखल, क्या आप टैरिफ को भी इसी तरह देखते हैं? क्या यह भी उसी का एक काम है? हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि टैरिफ पॉलिसी बहुत सब्जेक्टिव है। इसके पीछे कोई ऑब्जेक्टिविटी और साइंस नहीं है। ये ऐसा है जैसे आप तय कर सकते हैं कि किसे टैरिफ देना है, किस देश या इंडस्ट्री पे टैरिफ लगाना है और अगर आपको लगे कि कोई अच्छा काम कर रहा है और उनकी मदद करनी है, तो आप उनका टैरिफ रेट कम कर सकते हैं। तो ये साफ तौर पर कुछ ऐसा है जो काफ़ी मनमाना है। भले ही आपको टैरिफ एक पॉलिसी के तौर पर, रेवेन्यू कमाने वाले के तौर पर पसंद हो, लेकिन जिस तरह से इसे लागू किया जाता है, वह बहुत मनमाना है। तो ये सब बढ़ते हुए स्टेटिज़्म और बढ़ते दखल के संकेत हैं। तो मुझे ये कहते हुए दुःख हो रहा है, पिछले 1 साल में मुझे नहीं लगता कि हमने अपनी ज़िंदगी में सरकार की बढ़ती भूमिका में कोई बड़ा बदलाव देखा है। तो दूसरे फैक्टर्स जिनका आपने अपनी किताब में ज़िक्र किया है, कैपिटलिज़्म क्यों काम नहीं करता और कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें आप ट्रैक करते हैं? मेरे लिए कैपिटलिज्म अब भी काम करता है। बात बस ये है कि जैसा किताब में कहा गया, कैपिटलिज्म में क्या गलत हुआ? मेरा जवाब है कि कैपिटलिज्म फेल नहीं हुआ, सरकार ने उसे बर्बाद किया।
लेकिन अच्छी खबर ये है कि दुनिया के दूसरे हिस्से भी हैं, जैसा किताब में बताया गया है, जहां कैपिटलिज्म अब भी काम कर रहा है। और काम करने से मेरा मतलब है कि ये सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमेरिका भी अभी मोटे तौर पर एक कैपिटलिस्ट समाज है, बस पहले जैसा नहीं रहा। समय के साथ इसमें गिरावट साफ दिखती है। लेकिन अगर मैं वियतनाम या ताइवान जैसे देशों में जाता हूं, तो मुझे ऐसी जगहें दिखती हैं जहां लोग अब भी आर्थिक आजादी देने की सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरे लिए कैपिटलिज्म क्या है? कैपिटलिज्म का मतलब है लोगों को ज्यादा आर्थिक आजादी देना, ज्यादा कंपटीशन बढ़ाना, बदलाव को प्रोत्साहित करना। तो मुझे लगता है कि ये वो खासियतें हैं जो मैं देखता हूं। और जो मुझे पसंद नहीं है वो ये है कि जब मैं नतीजे देखता हूं, असल में कैपिटलिज्म को मौजूदा सरकार के पक्ष में नहीं होना चाहिए। इसे तो बदलाव लाने वाला सिस्टम होना चाहिए। लेकिन जिन कंपनियों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है वही हावी हो रहा है। मेरे लिए ये कैपिटलिज्म की कमियां हैं, अच्छे संकेत नहीं। अमेरिका से मतलब चीन जाते समय चलो यूरोप में 1 सेकंड के लिए रुकते हैं। तो आपकी सोच में यूरोप कैसे फिट होता है? खैर, जैसा हमने पिछले साल कहा था, कई मायनों में यूरोप में कैपिटलिज्म की हालत और खराब है। जब आप फ्रांस जैसे देशों को देखते हैं, जहां जीडीपी में सरकारी खर्च 60% तक पहुंच रहा है, तो ऐसे देशों को किसी भी कैपिटलिस्ट परिभाषा में रखना मुश्किल है। और ये सब बढ़ रहा है। यूरोप के बारे में बस यही अच्छी बात है। जैसा हमने देखा है कि आम तौर पर हमने दुनिया भर में यही देखा है कि सरकारें बड़े आर्थिक सुधार तभी करती हैं जब उनकी हालत खराब हो। तो हमने यूरोप में इसके कुछ संकेत देखे, कम से कम साल की शुरुआत में। जर्मनी में भी देखा, भले ज्यादातर बात फिस्कल खर्च की थी, फिर भी कुछ लेबर मार्केट रिफॉर्म और दूसरी चीजों पर काम हुआ। तो लगता है कि जब हालात बिगड़ते हैं तब रिफॉर्म होते हैं। और इस मामले में क्लासिक उदाहरण दक्षिणी देशों के रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, दक्षिणी यूरोप के देशों को एक दशक पहले सुअर कहकर खारिज किया गया था, लेकिन हमने देखा कि पिछले 5 सालों में उन्होंने काफी अच्छा किया है। मुझे लगता है कि उन्हें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए मजबूर होना पड़ा। और ग्रीस, पुर्तगाल, स्पेन में सरकार की भूमिका थोड़ी कम हो गई। लेकिन मैं आपको थोड़ा चैलेंज करूंगा क्योंकि मेरा मतलब है असल में उनके पास कितनी मुश्किलें हैं। मेरा मतलब है यूरोप में अब जिंदगी अच्छी है। हाँ, लेकिन इन देशों ने ऐसा किया है ना। हाँ, उन्होंने किया था। लेकिन देखिए जर्मनी, फ्रांस, इटली और पूरे उत्तरी यूरोप में हालात इतने दबाव वाले नहीं हैं। मतलब उन्हें कोई जबरदस्ती या तात्कालिक क्राइसिस नहीं घेर रहा है। हाँ, ये आमतौर पे बढ़िया है। लाइफ अच्छी है। हमने साल की शुरुआत में ऐसा देखा था क्योंकि बहुत ज्यादा निराशा थी और ट्रंप और बाकी लोग सच में यूरोप पर दबाव डाल रहे थे। तो स्थिति और कितनी खराब होनी चाहिए ताकि उन्हें लगे कि अब सख्त कदम उठाने की जरूरत है? खैर, जब तक खुद पर कोई संकट ना आए, कोई कुछ नहीं करता। और लेकिन कितना बड़ा संकट होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि खर्च करने के लिए पैसे खत्म हो जाएं, है ना? यही बेसिक परिभाषा है। लेकिन मुझे लगता है कि साल की शुरुआत में मुझे थोड़ा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जैसा महसूस हुआ था। यानी जर्मनी जैसी जगहों पर, पता है डावोस जैसी जगहों पर हर कोई यूरोप को लेकर बहुत उदास था और हर किसी ने यूरोप को नजरअंदाज कर दिया था। और ये एक इन्वेस्टर के तौर पर दिलचस्प है। जैसा कि आप जानते हैं, इस साल जो हुआ है वो काफी दिलचस्प रहा है ना? असल में अमेरिका, पता है, कम से कम रिलेटिव बेसिस पर दुनिया का सबसे खराब परफॉर्म करने वाला इलाका रहा है। बहुत यूरोप, बहुत बहुत ही आश्चर्यजनक है ना? हाँ, क्योंकि साल की शुरुआत में हर कोई अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म ट्रेड पर था। ऐसा माना जाता था कि ये दुनिया में इन्वेस्ट करने लायक अकेली जगह है। और इसके बजाय असल में हमने इस साल देखा है कि यूरोप, इमर्जिंग मार्केट, चीन, सभी ने अमेरिका से बेहतर परफॉर्म किया है। क्यों? आखिर ऐसा क्यों हुआ? मुझे लगता है कि एक वो शुरुआती पॉइंट था कि सारा पैसा एक इलाके में और एक तरह से एक देश में जमा हो गया था। एक तरह से ऐसा कभी नहीं था। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका एमएससीआई इक्विटी इंडेक्स में उनका वेट साल की शुरुआत तक लगभग 70% तक पहुंच गया था। डॉलर भी बहुत ओवरवैल्यूड हो गया था। तो इसका कुछ हिस्सा तो बस एक तरह से करेक्शन है। और कई देश अब वाकई कुछ कदम उठा रहे हैं ताकि वो जरूरी रिफॉर्म्स को आगे बढ़ा सकें। मेरा मतलब है, फिर से यूरोप में उम्मीदें फिर भी कम हैं, लेकिन कम से कम जर्मनी जागने लगा है और कहने लगा है, ठीक है, हमें यहाँ बदलाव के लिए कुछ करना होगा, चाहे सही चीजों पर ज्यादा खर्च करना हो, लेबर मार्केट पर ध्यान देना हो या डीरेगुलेशन में सुधार करना हो। दूसरी ओर कई देशों में, जैसे चीन, मुझे लगता है कि वहां एक बहुत जरूरी बदलाव हुआ। चीन को एहसास हुआ कि अगर हमें एआई में अमेरिका से मुकाबला करना है, तो हमें प्राइवेट सेक्टर का साथ देना होगा। चीन में बड़ा बदलाव ये हुआ कि पहले प्राइवेट सेक्टर के प्रति उसका रवैया दुश्मनी वाला था, जो शी जिनपिंग ने अपनाया था। लेकिन मुझे लगता है कि वहां एक जरूरी बदलाव हुआ है। अब जैक मा अलीबाबा में वापस आ गए हैं और इस साल अलीबाबा का स्टॉक दोगुना हो गया है। आपको क्या लगता है कि ये बदलाव किस वजह से हुआ? किस वजह से ये बदलाव हुआ?
खैर एआई के अलावा चीन की इकोनॉमी बड़ी मुश्किल में है। अगर आप चीन से एआई को हटा दें तो इकोनॉमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही है। प्रॉपर्टी मार्केट डूब गया है। देखिए, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि कैसे बिजनेस, कंज्यूमर या वे सभी बहुत स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं और मुझे लगता है कि चीन का पूरा आइडिया भी मतलब थोड़ा एग्जिस्टेंशियल था, यानी अमेरिका से मुकाबला करने का उनका रास्ता एआई और टेक पर था और यहीं पर हमने देखा है कि वहाँ ये बड़ा कैचअप हुआ है। मुझे लगता है कि जैसा कि हमने देखा कि जनवरी में डीप सीक मोमेंट इस साल की शुरुआत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल था और मुझे हम्म। लगता है कि चीन में भी ऐसा ही हुआ है। तो ये 2 चीज़ें थीं, है ना? 1 कि इकोनॉमी बड़ी मुश्किल में थी और 2 कि शी जिनपिंग को एहसास हुआ कि एआई बड़ी चीज़ है और टेक बड़ी चीज़ है और उनके पास एक बहुत अच्छा टेक सेक्टर है। क्या आप हैरान हैं कि डीप सीक के बाद हमें और फॉलो अप नहीं देखने को मिला? क्योंकि वो एक तरह से वेकअप कॉल था। यूएस में एआई स्टॉक्स ने काफ़ी ड्रामेटिकली रिएक्ट किया जी, और फिर रिकवर हुए और हम चीन की काबिलियत के बारे में फिर से भूल गए। बिल्कुल, क्योंकि आज अगर आप ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम करना बंद कर दिया। नहीं, बल्कि सच कहूँ तो आज कुछ मैट्रिक्स में चाइनीज़ एलएलएम मॉडल्स लगभग यूएस के बराबर पहुँच चुके हैं। मतलब वर्चुअल कन्वर्जेंस हो गया है और दिलचस्प बात ये है कि वो इसके लिए सिर्फ लगभग 1/5वाँ खर्च कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में कैपेक्स स्पेंडिंग तो लगभग आधा ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच चुकी है। चीन में एआई पर कैपेक्स खर्च करीब 100 बिलियन है। तो ये कम है, लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका में जो हुआ है, वो ये है कि एआई पर इतना भरोसा है कि ये काम करेगा और लोग इसके पीछे हर तरह का कैपिटल लगाने को तैयार हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि ये सवाल नहीं उठ रहा है। निकोलाई, सच में ये सवाल तब उठेगा जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे और इतिहास में हर बबल या मेनिया एक ही वजह से फूटा है और वो है जब इंटरेस्ट रेट आखिरकार बढ़ जाते हैं। अब रेट्स क्यों बढ़ सकते हैं? अगर इन्फ्लेशन वापस आता है। इन्फ्लेशन वापस क्यों आएगा? अगर इकोनॉमी इस मामले में इतनी ही मजबूत रहती है, तो सबसे पहले तो यहाँ इन्फ्लेशन पहले से ही काफ़ी ज़्यादा है। जैसा कि आप जानते हैं कि फेड का 2% का टारगेट कहीं नज़र नहीं आ रहा है। फेड लगातार 5 साल से अपने 2% के टारगेट से चूक गया है और अगले साल भी महंगाई 2% के बजाय 3% के ज़्यादा करीब लग रही है। फेड इस माहौल में इंटरेस्ट रेट क्यों कम कर रहा है, ये मुझे पूरी तरह समझ नहीं आ रहा। लेकिन वे ऐसा कर रहे हैं शायद व्हाइट हाउस के दबाव में, शायद यह फेड का हिस्टोरिकल रिएक्शन फंक्शन है, यानी वे थोड़ी सी भी परेशानी का इशारा मिलने पर रिएक्ट करेंगे। लेकिन जब चीजें बहुत अच्छी चल रही हों तो कभी भी रिएक्ट ना करें। और ये बहुत दिलचस्प है कि अगर आप देखें कि पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है, फेड ने सवाल करना शुरू कर दिया है कि क्या उन्हें इंटरेस्ट रेट कम करने चाहिए और यही मुख्य कारण है कि बाजार में थोड़ी उथल-पुथल हुई। लेकिन फिर से जैसे ही मार्केट में थोड़ी हलचल हुई, फेड अब फिर से सिग्नल भेज रहा है कि हाँ, दिसंबर में रेट कट हो सकता है। ये बस आपको बताता है कि रिएक्शन फंक्शन क्या है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन यहाँ से और तेज हो जाता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था इस बड़े पैमाने पर चलने से काफ़ी मजबूत बनी हुई है, तो एआई और दूसरी चीज़ों पर कैपेक्स खर्च और फेड कहता है, ठीक है, हमें अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने होंगे, क्योंकि या तो हम इंटरेस्ट रेट उस तरह से कम नहीं कर सकते जैसा वे चाहते हैं, क्योंकि इस देश में हमारे पास अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि तभी ये पूरा ओवर इन्वेस्टमेंट का एआई बबल फूटेगा। कम इंडिपेंडेंट फेड के बारे में आपके क्या विचार हैं? मुझे लगता है कि कम इंडिपेंडेंट फेड, तो यहाँ 2 बातें हैं। क्या फेड में सुधार होना चाहिए? मुझे लगता है कि फेड में सुधार की बात है, लेकिन मैं इसके उलट सोच रहा हूं। यानी कि फेड के साथ यहां 2 दिक्कतें थीं। एक दिक्कत ये थी कि ये एक जैसा नहीं है, जिसके बारे में मैंने बात की है, जैसे कि हम यहां आपकी सुरक्षा के लिए हैं। अच्छी बात यह है कि आप जो चाहें कर सकते हैं, तो आप फायदे का फायदा उठाएं और हम आपके नुकसान को सोशलाइज करेंगे। मुझे लगता है कि ये एक असिमेट्री है जिसे बदलने की जरूरत है। दूसरी बात ये है कि फेड को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए कि अगर आप 2000 से देखें तो असल में फेड अब कुल मिलाकर अपने इन्फ्लेशन टारगेट से काफी बड़े अंतर से चूक गया है। अगर आप सीधी लाइन में देखें, यानी 2% इन्फ्लेशन वर्सेस फेड ने असल में क्या हासिल किया है, तो उसे इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। तो ये फेड का रिफॉर्म है। और दूसरे पहलू पर कुछ लोगों ने बात की है कि मिशन क्रीप को खत्म करने की जरूरत है। मतलब फेड सब कुछ नहीं कर सकता, जैसे सभी मार्केट में दखल देना या मॉनेटरी पॉलिसी के दायरे से बाहर की चीजों में दखल देना। तो एक, मुझे लगता है कि यह सच है कि फेड में सुधार की जरूरत है, लेकिन यह सोचना कि सुधार का मतलब है कम इंडिपेंडेंट फेड, और मुझे सच में नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। जैसा कि मैंने कहा, मैं फेड पॉलिसी का बड़ा फैन नहीं रहा हूं, इसलिए मैं फेड में सुधार के लिए तैयार हूं। लेकिन सुधार का मतलब आप इंटरेस्ट रेट कम करना चाहते हैं, क्योंकि इससे आपका कर्ज का बोझ कम हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि यह गलत पॉलिसी है। तो इंडिपेंडेंस और सुधार में बड़ा फर्क है।
आपने पहले भी दुनिया भर में सरकारी कर्ज के ऊंचे लेवल के बारे में चेतावनी दी थी। अब आप इसे कैसे देखते हैं? खैर, इस साल अमेरिका को छोड़कर हर जगह ऐसा हुआ है। यूके, जापान, यहाँ तक कि फ्रांस में भी इन सभी जगहों पर, इन देशों पर जो बहुत ज़्यादा कर्ज का बोझ है, वो किसी न किसी समय एक मुद्दा बन गया है और उन्हें इन सभी जगहों पर किसी न किसी तरह से इस पर रिएक्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। क्यों? खासकर ये अमेरिका में मुद्दा क्यों नहीं बना? मुझे लगता है कि इसके 2 कारण हैं। एक तो ये कि एआई में बहुत ज़्यादा विश्वास है और ये 2 तरह से हो रहा है। एक ये कि एआई में विश्वास की वजह से ही अमेरिका में अभी भी बहुत सारा पैसा आ रहा है। दूसरा, ये दाँव लगा हुआ है कि क्योंकि अमेरिका एआई में सबसे आगे है, इसलिए अमेरिका में प्रोडक्टिविटी में बड़े सुधार होंगे। ये हाई प्रोडक्टिविटी सुधार जीडीपी के बोझ के मुकाबले कर्ज को स्थिर करने में मदद करेंगे। और तीसरी बात, जो हम में से ज़्यादातर के लिए सबसे बड़ी हैरानी रही है, वो ये है कि इस साल अमेरिका में जीडीपी पर घाटा अभी भी बहुत ज़्यादा होने के बावजूद असल में कम हुआ है। कुछ हद तक टैरिफ की वजह से, है ना? टैरिफ, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हाँ, उनके टैरिफ वे प्रॉफिटेबल हैं, हाँ, कम खैर से कम शॉर्ट टर्म में तो। ऊपरी तौर पर। तो टैरिफ रेवेन्यू ने घाटे को जीडीपी के 1% तक कम करने में मदद की है। तो अब अगर आप टैरिफ हटा देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये मार्केट के लिए अच्छी खबर होगी या बुरी? मुझे लगता है कि अगर आप टैरिफ हटा दें, तो घाटे की चिंता थोड़ी वापस आ जाएगी। जैसे कमाई पर पॉजिटिव असर से भी ज़्यादा। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टैरिफ पूरी तरह से खत्म होने वाले हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि इस साल टैरिफ का कोई नेगेटिव असर नहीं हुआ है। मैंने जो बात कही है, वह ये है कि हाँ, टैरिफ का इकोनॉमिक ग्रोथ पर नेगेटिव असर पड़ा है। ये बस एआई पर खर्च और दूसरी चीज़ों को लेकर बिज़नेस के बीच उम्मीद की वजह से काफ़ी हद तक कम हो गया है। तो टैरिफ का इकोनॉमिक ग्रोथ पर नेगेटिव असर पड़ रहा है। बस हमें नहीं लगता कि इसका इतना ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ रहा है, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमिक नज़रिए से एआई से होने वाला पॉजिटिव खर्च टैरिफ से हो रहे नुकसान की भरपाई कर रहा है। पिछले साल चीन और अमेरिका के बीच दुश्मनी में क्या बदलाव आया है? मुझे लगता है कि ये एहसास हुआ है कि खासकर अमेरिका में चीन पर उनकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा निर्भरता है, क्योंकि साल की शुरुआत में ज़्यादातर लोगों का हिसाब यह था कि चीन बड़ा एक्सपोर्टर है और उन्हें अमेरिकी मार्केट की ज़रूरत है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसा लग रहा था जैसे मोल-भाव करने की सारी ताकत अमेरिका के पास है। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले महीनों में हमने सीखा है कि चीन के पास भी मोल-भाव की ताकत है, चाहे वह रेयर अर्थ्स से मिला फ़ायदा ही क्यों ना हो। तो मुझे लगता है कि जो बदला है वह ये है कि गहरा अविश्वास बना हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रंप जैसे लोग काफ़ी लेन-देन वाले होते हैं और उन्हें यह भी पता है कि निर्भरता क्या है, वह कोडिपेंडेंस क्या है। तो मुझे लगता है कि दोनों देशों में जो बदला है वह ये है कि यह एहसास हुआ है कि बहुत ज़्यादा निर्भरता है और आप इसे बस चाहकर भी दूर नहीं कर सकते। रुचिर, आखिर में अगर आपको अंदाज़ा लगाना हो कि अगले 12 महीनों में क्या होने वाला है, तो सबसे ज़रूरी बातें क्या हैं? मैं इस बारे में सोच रहा हूँ, हर साल मैं साल के अपने टॉप 10 ट्रेंड्स के बारे में लिखता हूँ और मैं बस इसी बारे में सोच रहा था। तो आप इसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। शायद एआई कितनी देर तक टिकेगा, क्योंकि अभी तो सब कुछ एआई के इर्द-गिर्द ही घूम रहा है ना? सवाल ये है कि ये कितनी देर तक सँभल पाएगा और क्या ये बबल 2026 में फूट जाएगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। इतने साल ये सब करते हुए एक बात तो साफ है कि ये बताना असंभव है कि कोई बबल कब फूटेगा। लेकिन हाँ, हमारे पास एक तरह की चेकलिस्ट ज़रूर होती है। तो जैसे ही थोड़ा-सा भी संकेत मिले कि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने वाली हैं, मेरे हिसाब से वही मोमेंट होता है जब आपको समझ जाना चाहिए कि ठीक है, अब ये साइकिल खत्म हो रही है। अब आप एक समझदार इन्वेस्टर हो सकते हैं और कह सकते हैं, मैं किसी साफ संकेत का इंतजार करूंगा, बबल फूटने का इंतजार करूंगा और फिर बाहर निकलूंगा। लेकिन एक और बात है जो मैंने नोट की है और मैं उसे थोड़ा टीच करना चाहता हूं, क्योंकि अगर वो सच है तो कभी-कभी आपको लगता है कि यही मौजूदा सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट आइडिया है। और मैं इस पर कुछ काम कर रहा था और इसे एक बड़े ट्रेंड के तौर पर बताने के लिए मुझे लगता है कि असल में 2026 में क्वालिटी स्टॉक खरीदने के लिए इससे अच्छा समय कभी नहीं रहा। बल्कि पिछले 12 महीनों में क्वालिटी स्टॉक्स ने बहुत खराब परफॉर्म किया है, जैसा कि क्वालिटी ने एक फैक्टर के तौर पर सच में अंडर परफॉर्म किया है। हाँ, और आमतौर पर इसकी पहचान ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा रिटर्न से होती है। बिल्कुल, बहुत हाई आरओई, ज़्यादा कम मुनाफ़ा, लेवरेज हाँ। और आप इन्हें वैल्यूएशन और ग्रोथ जैसे कुछ ज़रूरी मानकों पर भी आसानी से चुन सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि पिछले 12 महीने क्वालिटी स्टॉक्स के लिए रिकॉर्ड में सबसे खराब और मुश्किल में से एक रहे हैं। तो ये एक बढ़िया समय हो सकता है। हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा चिंता है कि ठीक है, हमें क्या खरीदना चाहिए। एक तरफ
एआई बबल और दूसरी चीजों की वजह से सब कुछ बहुत महंगा लग रहा है। दूसरी तरफ कुछ इंश्योरेंस जैसे सोना और तेल भी बहुत बढ़ गए हैं। हम उसमें और पैसा नहीं डाल सकते। क्या करें? हमेशा एक डर बना रहता है। ठीक है, तो एक प्रेडिक्शन। तो क्या ये प्रेडिक्शन है कि क्वालिटी हाँ, स्टॉक्स फिर से लगता है। फेवर में आएंगे? मुझे लगता है कि क्वालिटी स्टॉक्स फिर से पसंद किए जाएंगे। मेरे हिसाब से आपको बस क्वालिटी वाले खरीदने चाहिए और अगर यही एक बड़ी बात होती, अगर मुझे ऐसा करना होता, तो मुझे लगता है कि जैसा मैंने कहा, मेरे हिसाब से अगले साल किसी समय एआई बबल किसी तरह खत्म हो जाएगा, शायद ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स की वजह से। सही समय मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छी क्वालिटी वाले स्टॉक खरीदना अब ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। और तीसरी बात जो मुझे लगती है, वो ये है कि इंटरनेशनल मार्केट का यूएस से बेहतर परफॉर्म करने का ये ट्रेंड मुझे लगता है कि एक बार शुरू होने के बाद ये कई साल के ट्रेंड बन जाते हैं और मुझे नहीं लगता कि 2025 बस एक पल की बात थी। तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल कंपनियों का यूएस से बेहतर करने का ये ट्रेंड मेरे हिसाब से 2026 में भी जारी बहुत रहेगा। बढ़िया। रुचिर, मैं अगले साल नवंबर में वापस आने का इंतजार कर रहा हूं और हम इन प्रेडिक्शंस को देखेंगे और देखेंगे कि ये कैसा रहा। बहुत बढ़िया। थैंक यू बहुत निकोलाई। बढ़िया, थैंक यू।